आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी, भाई हमारे नौजवान संघर्षशील साथी भाई बलराम दांगी जी, हमारे भाई बिल्लू हुड्डा जी, जयदीप धनखड़ जी, बलराज, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जो रोहतक शहर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी के रूप में जो आज पीसीसी के मेंबर भी हैं, और मेरे बचपन के दोस्त और बचपन के सुख दुख के साथी हमारे भाई बलराज बल्ले जी, हमारे भाई हमारे आदरणीय प्रधान जी बलवान सिंह पांचाल जी, हमारे प्रधान जी लोकेंद्र फोगाट जी, सतबीर जांगड़ा जी, किशनलाल पांचाल जी, राम कुमार जी, हमारे गुलशन इश्पिरानी जी पार्षद, कदम सिंह इलावा जी पार्षद, पीवी भावरा जी, मोनू शर्मा जी, देवेंद्र भारत, जगत सिंह काला जी, हेमंत बख्शी जी, कुलदीप केडी जी, जितेंद्र जांगड़ा जी, आजाद सिंह दांगी जी जो गोहाना पांचाल समाज से के प्रधान हैं, हमारे भाई सुरेंद्र बत्रा जी पूर्व पार्षद, टिंचू सचदेवा जी, प्रदीप गुलिया जी, कमलेश पांचाल जी, कलावती पांचाल जी, राकेश सैनी जी, हमारे अजय भाटी जी, अशोक मैना जी, योगेंद्र बोस जी, हुकुमचंद पांचाल जी, अजीत सिंह पांचाल जी, मैनपाल सिंह पांचाल जी, विजेंद्र सिंह पांचाल जी, सुरेंद्र जी, हमारे महासचिव राज सिंह पांचाल जी, कोषाध्यक्ष मोहनलाल पांचाल जी, महेंद्र सिंह जी, सज्जन सिंह जी, मामराज स्वामी जी, गीता भारती जी, राजकुमार पांचाल जी, रमेश पांचाल जी, वजीर सिंह जी, सुरेंद्र पांचाल जी, डॉक्टर अशोक जांगड़ा जी, सुनीता जी, और सभी ये जो नाम सभी किसी का नाम अगर रह भी गया हो तो सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत लंबा ये कार्यक्रम चला और स्वागत समारोह का कार्यक्रम इतना लंबा मैं समझता हूं कि काफी देर से आप लोग बैठे हैं, तो मैं ज्यादा समय या लंबी बात या लंबा भाषण मैं समझता हूं आज उसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत सभी आयोजकों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, और आप सब जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज ये जो इतना आयोजन यहाँ पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की पूजा आयोजन यहाँ पे करने का काम हुआ, इतने भव्य रूप से इसको मनाने का काम हुआ है, इसके लिए सभी आयोजकों को भी बधाई, और जो उपस्थित सभी लोग यहाँ आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतने बड़े स्तर पे यहाँ इसका जो आयोजन आज हुआ है, क्योंकि हमारे ये एक सृष्टि का नियम है कि नींव जितनी गहरी होगी उतनी ऊंची इमारत जाएगी। तो जो देश जो समाज जो अपने धर्म संस्कृति संस्कारों को याद रखते हैं वो ऊपर जाते हैं, और हमारा दायित्व है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के संस्कार अगली पीढ़ी को सौंप के जाएं, और वो संस्कार सौंप के जाएं, उनमें इस तरह के आयोजन का अपने आप एक महत्व हो जाता है। आज हम पूजा कर रहे हैं भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज के दरबार में, और ऐसी पूजा याचना के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में एक ऐसा भव्य आयोजन हो, तो मैं समझता हूं अगली पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति धर्म संस्कारों के प्रति अगली पीढ़ी में एक जागृति भी ले आने की हम साथ के साथ कार्य करते हैं, और इसीलिए मैं सारे आयोजकों का बहुत बहुत इस अवसर पे मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबसे मिलकर, आप सबके साथ मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, भगवान विश्वकर्मा जी इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के शिल्पकार, उनके दरबार में हम ये प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम, कल दिवाली थी, उनके दरबार में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपका आशीर्वाद हमारे रोहतक पे बरसे, हमारे प्रदेश हरियाणा पे बरसे, हमारे देश पे बरसे, और भारतवर्ष की तरक्की हो, भारतवर्ष खुशहाल हो, आने वाला समय, अगला भविष्य, हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य बहुत अच्छा हो, सारे दुख तकलीफ कष्ट हर व्यक्ति के घर से भगवान हरे, और हर व्यक्ति को खुशहाली और खुशियां दे, ऐसे हम आज मिलके भगवान के द्वार में ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझसे पहले बहुत सी बातें कही गई, और इस अवसर पर
भगवान से हम ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान विश्वकर्मा जी महाराज के दरबार में हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका आशीर्वाद हम सब पे बरसे और हमारे इस इलाके पे, हरियाणा प्रदेश पे भी बरसे, और वो खोई हुई रफ्तार विकास की वापस आए, वो विकास का पहिया रोहतक में भी घूमे और पूरे हरियाणा प्रदेश में भी उसी रफ्तार से घूमे, ताकि विकास की तरफ हमारी अगली पीढ़ी आगे जा सके, अच्छा भविष्य हो सके। मैं समझता हूं कि आज थोड़ी बात रोहतक के बारे में, थोड़ी हरियाणा के बारे में और थोड़ी अपने समाज के बारे में मैं जरूर, क्योंकि ये जो बातें आई, मैं उनके बारे में अपने दो शब्द भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये सही है। सबसे पहले जहां तक रोहतक की बात है, बड़े लंबे के समय के बाद अपने इलाके के एक बेटे को अवसर मिला हुड्डा साहब के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उससे पहले रोहतक की क्या परिस्थिति होती थी, बड़े बुजुर्गों को आप सबको याद होगा। अवसर मिला, जब राज हमारे इलाके में आए तो प्रयास किया ये इलाका आगे जाए, विकास कार्यों की तरफ आगे बढ़े। 2014 में जब वो कहीं और राज चला गया, बीजेपी की सरकार बनी, तो विकास की वो रफ्तार वहीं रुक गई, विकास कार्य हुए नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब 10 वर्ष आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आपके आशीर्वाद से मुझे यहां से लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद के रूप में आपने अवसर दिया था। उस समय केवल शिक्षा क्षेत्र में देखें तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 4 नई यूनिवर्सिटी बनी, 18 कॉलेज बने, सरकारी कॉलेज, 18 सरकारी ITI बनी, 8 पॉलिटेक्निक अलग अलग बनी, 2 केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार से, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा सरकार से, और 120 खेल के स्टेडियम अलग अलग जगह गांव में और बड़े शहर की बात हो। और इसके अलावा 5 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, चाहे एम्स हो, चाहे ITI हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM रोहतक हो, चाहे FDDI हो, चाहे दुर्भाग्य की बात यह है, मैं स्कूलों का तो जिक्र भी नहीं कर रहा, और सैकड़ों की संख्या में नए स्कूल बने अलग अलग गांव में, शहरों में। दुख की बात यह है कि सरकार में, बीजेपी की सरकार 9.5 साल हो गए। ये जो यूनिवर्सिटियां बनी थी, जो ITI, एम्स, IIM, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, ये अगली पीढ़ी के भविष्य को दिशा देने के कार्य में थी। दुर्भाग्य की बात है कि 9.5 साल की भाजपा सरकार में एक नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या ITI, पॉलिटेक्निक तो दूर की बात है, कोई एक नया सरकारी स्कूल भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 9.5 साल में नया स्कूल इस सरकार में बना नहीं। इस बात का दुख है, क्योंकि शिक्षा के विस्तार को रोकना नहीं चाहिए। कम ज्यादा रफ्तार हो सकती है, मगर शिक्षा के विस्तार को नहीं रोकना चाहिए। इसी तरीके से स्वास्थ्य की बात है, उस समय सुपर स्पेशलिटी के निजी और प्राइवेट क्षेत्र के कुल मिलाकर 4 अस्पताल बने। एम्स 2 की बात हो, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो, PGI रोहतक के विस्तार की बात हो, महाराजा अग्रसेन की बात हो, और 68 नए अस्पताल उस समय इस क्षेत्र के अंदर खुले थे। रेल की लाइन 230 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी, रोहतक झज्जर रेवाड़ी से जुड़ा था, और रोहतक महम हांसी की रेल की लाइन का अंतिम चरण में काम पहुंच गया था, जो 10 साल के बाद भी आज भी वो रेल की लाइन में ट्रायल रन हो रहा है। 10 साल के बाद भी जमीन एक्वायर हो चुकी थी, केवल इनको रेल की लाइन पूरी करानी थी। इसी रूप से चाहे मेट्रो बहादुरगढ़ तक पहुंची थी उस समय, अब 9.5 साल से साखोल से आगे बहादुरगढ़ एक खंबा भी 9.5 साल में मेट्रो का आगे नहीं पहुंच पाया। चाहे वो रेल की लाइन 230 किलोमीटर इस क्षेत्र में उस समय रेल की लाइन बिछी हो, चाहे मेट्रो 25 किलोमीटर बहादुरगढ़ तक मेट्रो पहुंची हो, 9.5 साल में ना 1 इंच रेल की लाइन बिछी, ना एक खंबा मेट्रो आगे बढ़ा। चाहे उस समय 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में लगे हों, चाहे IMT रोहतक जिसमें एशियन पेंट, मारुति आई, चाहे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ हो, चाहे थर्मल के कारखाने और झज्जर के पास झाड़ली खानपुड़े थर्मल कारखाने लगे हों, चाहे बादली और बाड़सा के पास MET रिलायंस आई हो। देश चाहे पैनासोनिक हो, चाहे योकोहामा हो, चाहे मारुति हो, एशियन पेंट हो, मैं समझता हूं देश विदेश का कोई ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी कोई ऐसी नहीं होगी जो उस समय इस क्षेत्र में नहीं आए। दुख की बात यह है
वो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन 9.5 साल में एक भी कोई इंडस्ट्री एक नहीं आई। 9.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक भी कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बना, एक कोई जो है अस्पताल नया नहीं बना, कोई 1 इंच मेट्रो आगे नहीं आई, कोई एक नया औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं लगा। वो सारी बात आपके सामने है। आज ये हम इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं, ये विकास का पहिया फिर घूमेगा। दोबारा से यूनिवर्सिटियां भी आएंगी, दोबारा से औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, दोबारा से नेशनल हाईवे में विस्तार भी होगा, सड़कों में विस्तार भी होगा। जो एयरपोर्ट हमारा महम में आना था, जो चला गया नोएडा में, वो एयरपोर्ट भी वापस लेके आएंगे और भादुगढ़ से मेट्रो रोहतक भी लेके आएंगे। हम संकल्प कर रहे हैं विकास का पहिया फिर घूमे हमारे क्षेत्र में, ताकि आगे वाला समय हम अगली अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे सके, जो कल्पना हमने मिलकर करी थी। और ऐसे ही हरियाणा की बात, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, जो प्रदेश 2014 से पहले विकास के मापदंडों में आगे माना जाता था। देश में अगर बात आती थी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर की, तो हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। 10 वर्ष में आपस में कभी कोई जो है आपस में ना कभी किसी का कोई टकराव हुआ, ना 10 वर्ष में कोई किसी वर्ग को, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, किसी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा। आज भी हम देख रहे हैं सफाई कर्मचारी को धरना तो आज भी चल रहा है, लेकिन 10 वर्ष में ना किसी को धरना देना पड़ा, ना आंदोलन हुए, और आपस में भाईचारे खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ा। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, अच्छे दिनों का वायदा था, हरियाणा में सरकार बनी। जो प्रदेश हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 होता था, इन 9.5 साल में केवल रोहतक ही नहीं पीछे गया, हरियाणा प्रदेश भी देश में विकास में जो नंबर 1 होता था, आज विकास में तो 17वें 18वें पायदान पे चला गया। नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे आज हरियाणा पहुंच गया। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसाने जो देश में रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था। आज हर घर में एक शिक्षित नौजवान, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। स्थिति ऐसी आ गई, आज नौजवान, अभी 13,000 ग्रुप डी की पोस्ट आई, जिसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। 14 लाख बच्चों में से बताया गया कि 8 लाख बच्चों के ने ऐसा लिखा कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। इतनी बड़ी बेरोजगारी की संख्या, क्योंकि ना तो प्राइवेट में उस हिसाब से रोजगार दिलवा पाई सरकार, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आई, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर उस रूप से रोजगार दिलवा पाई, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार तो समाप्त किए जा रहे हैं, या तो पोस्ट खत्म की जा रही हैं, बड़े उद्योगपति समूहों को रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट सौंपे जा रहे हैं बड़े स्तर पर, या हरियाणा प्रदेश जैसी प्रदेश में हरियाणा कौशल निगम सरकार ले आई, जिसमें बिना आरक्षण के रोजगार बैकडोर से कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं, या अग्निपथ जैसी योजना केंद्र सरकार ले आई, जिसमें फौज की नौकरी भी 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापस आ जाओ। तो सरकार जो उसके बाद एक के बाद एक भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, देश में सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, फिर भी 1-2 जो लिस्ट आई। दुर्भाग्य की बात यह है, इसके बाद भी जो लिस्टें आती हैं सरकार की, उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को लिस्ट में नंबर मिलता है। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के लगाए। 2 हरियाणा के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बाहर के, और 22 हरियाणा के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के नौजवानों को अवसर मिला, और हरियाणा के केवल 53 बच्चों को उसमें स्थान मिला। पूरे 5 साल में एक भर्ती करते हैं। अभी जैसे चुनाव से पहले, पिछली बार भी चुनाव से पहले भर्ती करी, अब भी चुनाव से पहले एक भर्ती निकाल के, और 5 साल हरियाणा के नौजवान को आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कहीं डिप्रेशन, कहीं नौजवान डिप्रेशन, कहीं नशे की बात आती है, कहीं अपराध की बात आती है, और कहीं घर बार बेच के विदेश में आज खास तौर पर उत्तर हरियाणा का नौजवान जाने पे विवश आज हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय 400 होता था, आज वो सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर देश में सबसे महंगा हरियाणा में। बच्चों की स्कूल की फीस और सबसे महंगी बिजली आज देश में हरियाणा में। ऐसी
स्थिति आ गई। और ऊपर से जो है भ्रष्टाचार, लूट की छूट बच गई। बीजेपी और जेजेपी पिछली बार ये सरकार लोग नहीं चाहते थे। इनका 75 पार का नारा जरूर था 2019 में खट्टर साहब का, लेकिन लोगों ने उस नारे को अस्वीकार किया और बीजेपी की 40 पे आंकड़ा रोक दिया। मात्र 3900 वोटों का फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 3900 वोट कांग्रेस की ज्यादा आती पिछले चुनाव में। 2019 में तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 35 सीट आती। लेकिन एक पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की, जो कहते थे बीजेपी करो जमुना पार। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहा जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। हरियाणा में ऐसी बना दी भ्रष्ट सरकार, अपने भ्रष्टाचार की छूट। महकमे लूट ली। महकमे इस बात पे बांटे गए कि महकमों से कौन कितना लूटता है। शराब का महकमा किसके पास, एक्साइज का महकमा किसके पास, और ये सारी लिस्ट तो हमारे पास भी अधूरी होगी। आप संपर्क करें, दादा गौतम इनके विधायक हैं, जेजेपी के, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के विधायक हैं। उनका बयान आ गया कि भाई ये सरकार में महकमे बट गए, खोपर बढ़ गया और खोपर एक लाई जीमने लग रहा है, एक लाई जीमने लग रहा है। बयान आया उनका। या तो भ्रष्टाचार की वो पोल खोलेंगे या भ्रष्टाचार की रही कैसी पोल अरविंद शर्मा जी बता देंगे, जिनका बयान आया पहरावर में कि भाई ये ऐसी स्थिति आ गई कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री 300 करोड़ रुपए आए थे अमृत योजना में, और भाई कौन सा ठेकेदार है, कौन सा क्या है, बोला लिस्ट मेरे पास है, पूर्व मंत्री की जांच। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार में हरियाणा की पटरी को इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये स्थिति बन गई हरियाणा में। तो आज हम ये भी संकल्प ले रहे हैं, आज हम ये भी संकल्प लेते हैं कि अगले भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की अगले पूजन तक, अगली दिवाली तक हरियाणा में ऐसी सरकार आए, हरियाणा में दोबारा से विकास का पहिया घूमे, ऐसी सरकार आए जो इस महंगाई के कवच, महंगाई की कमर तोड़ने का काम करे। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक और हिमाचल की सरकार में हुआ है, हरियाणा में सरकार ऐसी बने 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को फ्री बिजली देने का काम करे। ये हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने, राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार की तर्ज पे हरियाणा में भी 500 रुपए सिलेंडर दिलवाने का काम करे कांग्रेस पार्टी या सरकार बने। अगली दिवाली और अगली दिवाली तक हरियाणा में हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने जो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने का काम करे। और हम संकल्प लेते हैं हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों को, जिनके साथ धोखा हो गया, जिनको बोला था 5100 पेंशन, बोला हमारा समझौता हो रहा है, हम 5100 पेंशन देंगे, लेकिन 5100 पेंशन नहीं आए, केवल धोखा मिला। साढ़े चार सालों में 6 महीने बाद चुनाव है। हरियाणा में ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों के साथ किए गए धोखे का जो है हिसाब किताब बराबर करे और देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन अगली 1 नवंबर से हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्गों को दिलवाने का काम करे। हरियाणा में ऐसी सरकार आए जो 100 गज के प्लॉट का फैसला था, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीसगढ़ गरीब परिवार, बीसीए के हमारे भाई जिसमें शामिल किए गए थे, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट हरियाणा मिले थे। लेकिन इस सरकार ने वो स्कीम समाप्त कर दी, एक नया प्लॉट किसी को दिया नहीं। जब से कांग्रेस सरकार गई है, और जहां प्लॉट थे वहां पे ना विकास कार्य कराए, ना कब्जे दिलाए, ना कोई उनमें कॉलोनियों का विकास कराया। एक ऐसी सरकार आए अगले 1 नवंबर तक, अगले हरियाणा दिवस तक, हरियाणा में अगली दिवाली तक, अगली विश्वकर्मा पूजन दिवस तक ऐसी सरकार बने। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू हो, जो वंचित परिवार रह गए थे उनको 100 गज के प्लॉट मिले, और उन 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे की सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने के गरीब आदमी को देने का काम करें। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं। और हम संकल्प ले रहे हैं जो आज बहुत सी बातें, अपने समाज से जुड़ी बहुत सी बातें आई। आपने सही कहा, उस समय क्लास 1 क्लास 2 में जो है, और बीसीए समाज के लिए क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर रिजर्वेशन नहीं थी। जब कांग्रेस सरकार बनी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई तो 15% टोटल रिजर्वेशन और 10% पहली बार देश में अगर बीसीए समाज के लिए रिजर्वेशन क्लास 1 क्लास 2 में हुई तो हुड्डा साहब के हाथ से कांग्रेस पार्टी के समय जो है हरियाणा के अंदर। तो ऐसी सरकार आए जिसने 15% तक भी किया था, इन्होंने 9.5 साल तक इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। हम कहना चाहते हैं सरकार को, या तो आप बढ़ाओ, नहीं तो
15% भी हमने किया था। बीसीए समाज को पहले भी हमने क्लास 1 क्लास 2 में रिजर्वेशन देने का काम किया था। आगे भी इस 15% को आगे भी बढ़ाने का काम हम करेंगे जब हमें अवसर मिलेगा। हरियाणा में हम कहना चाहते हैं इस सरकार को। और ऐसे ही मैं समझता हूं बहुत सी बातें, ये बैकवर्ड निगम के 300 करोड़ के कर्जा माफी की योजना आई थी, और बैकवर्ड निगम में मगर जो इंटरेस्ट है उस पे ब्याज का प्रतिशत हाई है, और ये पीछे कोऑपरेटिव किसान के लिए जो कोऑपरेटिव का कर्जा है उसमें हमारी सरकार के समय भी और पूरे देश में भी 0% तक कई प्रदेशों ने देने का काम किया था। हरियाणा में बैकवर्ड निगम के भी इसी प्रतिशत पे बैकवर्ड निगम में भी लोन मिले, ये हम आने वाले समय में करने का काम करेंगे हरियाणा के अंदर। और एक और बात जो मेरे नोटिस में लाई कि जो हमारे समय राजीव गांधी बीमा योजना थी, मजदूर यानी कि जो अपना जो है किसान या मजदूर खेत में काम करे, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उसको अगर खेत में काम करते हुए अगर हो जाए तो 5 लाख की उसमें बीमा योजना में प्रावधान है। इन्होंने तो बढ़ाया नहीं 9.5 साल में, मगर जो शिल्पकार, कोई अपना जो है कोई कामगार, कोई अपना काम करते हुए, वो इसमें योजना में शामिल नहीं थे, केवल मजदूर और किसान इस योजना में शामिल थे। तो भाई ये कामगार को भी उस योजना में शामिल करते हुए भाई इस बीमा योजना में कोई अब जो है, ताकि ये भी वो भी, और ये भी सही है। ये जो एक बात आपने रखी है मांग पत्र के माध्यम से, एक बात आपने रखी कि भाई कास्ट सेंसस हो, देश में भी कास्ट सेंसस हो, और कांग्रेस पार्टी ने देश में ये इसकी मांग करी है। देश में कास्ट सेंसस जरूरी है। क्यों जरूरी है देश में कास्ट सेंसस? क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिसमें बीसीए समाज प्रमुख ऐसा वर्ग है जिनकी संख्या अगर पूरे देश में देखी जाए तो ये बहुसंख्यक वर्ग है, चाहे हमारे प्रदेश में देखी जाए, मगर एक विधानसभा क्षेत्र में उतनी संख्या नहीं होती। लेकिन अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप जोड़ के देखें तो बीसीए समाज वो समाज है, जो मूल बैकवर्ड समाज वो समाज है, वो बहुसंख्यक वर्ग है। बाकी बहुत से समाजों से संख्या बल ज्यादा होती है अगर सारी तो ये इसीलिए कास्ट सेंसस जरूरी है कि जो है अपना सच सामने आए और संख्या के अनुसार अधिकार मिले। और आपको याद होगा जब ये महिला आरक्षण लेके आई थी सरकार की, भाई आने वाले समय में जो लोकसभा के अंदर हम सीटों के अंदर जो है वो करेंगे, तो उस महिला आरक्षण पे में के साथ साथ मैंने कहा कि अगर इसको बदलने की अगर बात आ रही है, हम स्वागत करते हैं महिलाओं का भी हो, लेकिन साथ के साथ बीसीए समाज के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा तो राज्यसभा में आपने देखा होगा कि मैं इस पे कट मोशन लेके आया था। राज्यसभा में किसी ने अगर टीवी देखी हो जिस दिन महिला आरक्षण आ रहा था, तो मैंने कहा आप मैं ये पता है सारी जो है हमारी बहन कमलेश जी, कलावती जी और हमारे ये उस समय तो राज्यसभा के अंदर मैं इसमें कट मोशन लेके आया। मैंने कहा भाई बीसीए समाज क्योंकि इतना बहुसंख्यक समाज, लेकिन उतने विधानसभाओं लोकसभाओं के अंदर प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक विधानसभा में उतनी संख्या नहीं। मगर अगर सारा का देखा जाए तो मैंने कहा भाई इस बात को भी, जैसे आप महिला आरक्षण लेके आए हैं, मैं इसको भी साथ आप करने का काम करें। तो ये लड़ाई जो है वहां पे पार्लियामेंट के अंदर हम लेके आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से के अंदर भी, पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस पे जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे कहा है कि भाई ये कास्ट सेंसस कराया जाए। दुख की बात यह है कि बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया और प्रधानमंत्री जी ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मगर जरूरत है ताकि संख्या के अनुसार सबको उनका अधिकार मिले, हर वर्ग को उसका अधिकार मिले, आवश्यक है। तो जो है उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे जो ये बीसीए समाज को अधिकार देने की बात है, ये भी कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे हम लेके आए। इस बात के लिए भी मैं स्वयं राहुल जी से मैं भी आग्रह करूंगा और अपने ओर से मैं पूरा जो है इसके लिए प्रयास करूंगा। और भाई अगले और अंत में हम ये प्रार्थना करते हैं, आज हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज के दरबार में, भगवान श्री राम के दरबार में, कि हरियाणा में अगली 1 नवंबर तक ऐसी सरकार आए जिसमें हर भाई दूसरे भाई से गले मिले, आपस में प्यार हो, प्रेम हो और खुशहाली से देश में हरियाणा को सबसे आगे लेके जाने का संकल्प एक साथ हर जो है सारे मिलकर संकल्प करें। तो ये आज वो करते हैं। पिछली बार थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, मुझे विश्वास है कि अपने समाज का पूरा आशीर्वाद
और पूरा साथ मिलेगा। इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव तय है, मुझे पूरा विश्वास है। और आज जो ये इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इतने लंबे समय मैं अपने भाई और मेरे बचपन के दोस्त भाई बलराज बल्ले जी को मैं बहुत बहुत बधाई। जब मैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट था, उस समय राजनीति का कोई वो नहीं था और मेरे को पढ़ाई का ज्यादा शौक था। उस समय एक इलेक्शन में ये हुआ कि भाई जो है हुड्डा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो बोला भाई आप जो है थोड़ी सी भाई इलेक्शन का टाइम है, थोड़े दिन आपकी छुट्टी करा देते हैं, आप थोड़ा सा जो है थोड़ी सी वो करना। तो जो है बल्ले जी के साथ पे जो है ये आए। मम्मी ने कहा कि भाई आप दोनों जाओ और आप थोड़ा सा जो है कई कॉलोनियों में आप जाने का काम करो। इनको याद होगा शीलू भी बैठा है, वो भी था, 3-4 हम 3-4 साथी थे। हम 3-4 साथी थे, आज से बहुत वर्ष हो गए मैं समझता हूँ बहुत। तो ये जो है तो मैं अपने भाई को आज मैं उस दिन को याद करता हूँ कि जो है उस समय से हमारा जो एक और पूरी टीम, आपको भी बधाई देता हूँ, आज वो दिन याद आ गया मुझे। तो आप और पूरी सारे आयोजकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आखिर में हम सब मिलके जो है इस जयकारे में शामिल होंगे और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है। तो इस जयकारे में मगर अच्छे से जो है कस के, जितने भी बच्चे हैं खास तौर पे सारे कस के अपना मुट्ठी भींच के और जयकारा ऐसा हो कि भाई पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आपकी आवाज पहुंचे। बोलो भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की जय। बोलो भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुड्डा की एमपी साहब है, एक और लड़ा भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा की। ओहो, एक बात रह गई थी कि जो अपनी जो सामुदायिक के भवन है जो अपना बन रहा है, इसमें अब तक जो है अलग अलग समय मिलाकर बता रहे थे बल्ले जी की आपसे, अलग अलग हमने टोटल 37 लाख अब तक इसमें लिए हैं, लेकिन इसकी थोड़ी और तो 37 लाख लिए, इसमें थोड़ी और इसमें आवश्यकता है। तो भाई आज क्योंकि सांसद कोटा है और बाकी तो अपना जो है सरकार में तो नहीं है, विपक्ष में है। विपक्ष में भी 15 MP है हरियाणा से, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी में है, एक अकेला विपक्ष में हूँ। अपनी तरफ से फिर भी जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अपने सांसद कोटे से मैं 21 लाख की आज इसमें अपना जो